क्या हमारी दुनिया सच में बिखर रही है? ऐसा लगता है ना कि देशों के बीच जो पुरानी दरारें थीं, वो अब और भी गहरी खाई बनती जा रही हैं। चलिए आज इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जिसने पूरी दुनिया में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी थी। करीब 30 साल पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट सैमुअल पी हंटिंगटन ने ये बात कही थी। पर असली सवाल तो ये है कि क्या उनकी ये भविष्यवाणी आज सच हो रही है? तो इस थ्योरी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले एक ताज़ा घटना को देखते हैं। ये हमें शायद आज की बदलती दुनिया की एक झलक दे सकती है। अभी हाल ही में जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, तो एक बिल्कुल ही अनपेक्षित खिलाड़ी मैदान में आया, पाकिस्तान। उसने एक मैसेंजर मतलब एक संदेशवाहक का रोल निभाया, और बस इसी एक कदम ने दिखा दिया कि दुनिया के जो पुराने समीकरण थे ना, वो अब कैसे बदल रहे हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं था, इसके पीछे कुछ और भी गहरा हो रहा था। सोचिए, एक सुन्नी देश पाकिस्तान एक शिया देश ईरान की मदद कर रहा है। कुछ देशों ने तो अपनी शिया सुन्नी पहचान से भी ऊपर उठकर खुद को सिर्फ मुस्लिम कहा। और तो और भारत के कश्मीर में ईरान के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। ये सब क्या दिखाता है? ये एक बड़ी साझा पहचान की तरफ इशारा करता है, एक ऐसी पहचान जो देशों की सीमाओं से भी बड़ी है। और बस यहीं पर हम वापस हंटिंगटन की उसी ओरिजिनल थ्योरी पर आते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो है तो दशकों पुराना, लेकिन आज की दुनिया को समझने के लिए एक बिल्कुल नया लेंस, एक नया नजरिया देता है। तो आखिर ये थ्योरी है क्या? देखिए, हंटिंगटन का मानना था कि कोल्ड वॉर के बाद जब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो दुनिया में टकराव की असली वजह बनेंगी संस्कृति और धर्म। मतलब भविष्य की लड़ाइयां देशों के बीच नहीं, बल्कि इन बड़ी बड़ी सभ्यताओं के बीच लड़ी जाएंगी। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का, संघर्ष का पूरा तरीका ही बदल रहा है। पहले दुनिया आइडियोलॉजी यानी विचारधारा के नाम पर बटी हुई थी। अब ये संस्कृति और पहचान के नाम पर बट रही है। और इस सोर्स के मुताबिक हम इसी नए दौर में जी रहे हैं। और हंटिंगटन ने दुनिया को ऐसी ही 9 बड़ी सभ्यताओं में बांटा था, जैसे कि वेस्टर्न, चाइनीज जिसे सिनिक कहा गया, जापानीज, हिंदू, इस्लामिक और भी कई। इन सब की अपनी अलग अलग वैल्यूज हैं, अपना इतिहास है। और उनका मानना था कि भविष्य के जो भी बड़े टकराव होंगे वो इन्हीं ग्रुप्स के बीच होंगे। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हंटिंगटन सही थे? खैर, ये सोर्स आज की कई ऐसी घटनाओं की तरफ इशारा करता है जो बताती हैं कि शायद वो सही थे। एक बहुत ही दिलचस्प चीज हो रही है। दुनिया जितनी मॉडर्न हो रही है, लोग उतना ही अपनी जड़ों की तरफ, अपनी संस्कृति और धर्म की तरफ लौट रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी सदियों पुरानी पहचान को छोड़ना नहीं चाहते। और ये बात दिखाती है कि हर सभ्यता का मॉडर्न बनने का अपना अपना तरीका है। हंटिंगटन के मुताबिक चीन और जापान जैसे देशों ने आर्थिक तौर पर तो मॉडर्निटी को अपना लिया, लेकिन इस्लामी दुनिया ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को और भी ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया। चलिए अब देखते हैं कि इन सब का असर दुनिया के गठबंधनों यानी अलायंसेस पर कैसे पड़ रहा है, क्योंकि यहां भी एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आ रहा है। अगर याद करें तो कोल्ड वॉर के टाइम पर गठबंधन बनते थे आइडियोलॉजी के आधार पर। जैसे कम्युनिस्ट देशों का अपना एक ग्रुप था, लेकिन आज इस लेखक के हिसाब से गठबंधन बन रहे हैं धर्म और सभ्यता के आधार पर। जैसे नाटो को देखें तो उसमें ज्यादातर देश ईसाई बहुल हैं, और वहीं इस्लामी देशों के बीच भी कल्चरल अलायंसेस की बातें हो रही हैं। और इसका एक और बड़ा असर ये हो रहा है कि लिबर्टी, इक्वालिटी जैसी जो यूनिवर्सल वैल्यूज है ना, उन पे भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि हर सभ्यता खुद को बेहतर साबित करने की एक होड़ में लगी है। ये दावा कर रही है कि उसी का तरीका सबसे बेस्ट है। तो ये सब चीजें मिलकर एक काफी खतरनाक भविष्य की तस्वीर बनाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? अच्छी बात यह है कि ये सोर्स सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि एक सॉल्यूशन की तरफ भी इशारा करता है। खतरा असल में यह है कि इस नई दुनिया में एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। मतलब एक देश पर हमला होगा तो उसी सभ्यता से जुड़े दूसरे देश भी मैदान में कूद पड़ेंगे, और फिर एक छोटा सा झगड़ा देखते ही देखते एक वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है। तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब लेखक के इस एक विचार में छिपा है कि हम अपनी संस्कृति या धर्म पर कितना भी गर्व क्यों ना कर लें, दिन के आखिर में हर इंसान को बुनियादी तौर पर क्या चाहिए? रोटी, रोजगार और सुरक्षा, बस। इसलिए लेखक का सुझाव है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। पहचान की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी आर्थिक सहयोग पर फोकस करना होगा। लोगों की जो बेसिक जरूरतें हैं उन्हें पूरा करना होगा।
और दुनिया भर में जो असमानता है उसे कम करना होगा, जहां अमीर देश गरीब देशों का हाथ थामे। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारा आने वाला कल किस चीज़ पर बनेगा, हमारी कॉमन ज़रूरतों पर या हमारी अलग अलग पहचान पर।